मेरे बहुत प्यारे मित्र ने शर्मा जी दंतकला अकादमी के सचिव होकर रजनीश जी, एक और मित्र लक्ष्यपाल जी, राजेंद्र जी और आप जितने भी लोग यहाँ जो बैठे हैं, मुझे लगता है कि आप सुयोग एक प्रकार का कि आप सबसे संवाद हो रहा है। मित्रों, दंतकला अकादमी से मेरा एक निकट का नाता है और करीब करीब साल में 3-4 बार से अवसर होता है कि मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग सहयोग हुआ है कि विनय जी ने मुझे कहा था, लक्ष्यपाल जी ने कहा कि बाहर से बहुत सारे कलाकार, युवा कलाकार जो है उनकी एक प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की गई है और उनसे संवाद हम चाहते हैं। मुझे लगा अच्छा अवसर है कि आप लोगों से संवाद हो पा रहा है, बल्कि मैं भी कोई व्याख्यान नहीं करके एक प्रकार से कहूँ कि आप सबसे संवाद के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी अलग अलग स्थानों से, मेरा कुछ संयोग रहता है कि करीब हिंदुस्तान पूरे में घूमना होता है। विनय जी ने बहुत सारी बातें कही क्योंकि मेरे मित्र हैं, तो मित्र लोग आपको पता है थोड़ा सा अच्छी बातें ज़्यादा कहते हैं, बुरी बातें कम कहते हैं। और ये खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, देश विदेश में इनकी कलाकृतियाँ प्रदर्शित होती है। मैं एक बात आप लोगों से इसलिए भी साझा करना चाहता हूँ कि मैं जब जयपुर में आया था तो मैं कॉलम लिखा करता था कला दीर्घा नाम से। कॉलम अभी लिख रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर नाम से राजस्थान पत्रिका भी कैंडिडेट पेज पे मेरा कॉलम आता है। और कॉलम लिखते हुए मुझे 25-30 साल हो गए, लगातार मैं कॉलम लिख रहा हूँ, कलाओं भी, संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकलाओं पे। तो मैं ये याद कर रहा था कि मैंने सबसे पहले एग्जीबिशन देखी थी विनय जी की यहाँ पर राजपूताना शहर में। बड़ा अटपटा सा लगा था कि कोई कलाकार इस तरह के चित्र कैसे बनाता है कि ऊपर जैसे पर्सपेक्टिव रूप में आसमान को भी देखा जाए, ऐसा बहुत कम होता है। हम लोग ऊपर से देखते हैं तो आसमान को ही पर्सपेक्टिव मानते हैं, तो वो बिल्कुल अलग तरह के कलाकार थे। मैंने उन पर लिखा था, उसके बाद मित्रता का नाता हो गया था। और अभी मैं जब देख रहा था कला प्रदर्शनी में, राम जायसवाल जी का मैंने लक्ष्यपाल जी से कहा कि नया काम हो रहा है, और आप आश्चर्य करेंगे, अचरज करेंगे, मुझे नया काम क्यों लगा कि ओयो जो है उन्होंने उसको अपने कैनवस पे जल रंगों में चित्रित किया है। और ये आप सभी जानते हैं कि 3-4 साल की बात है कि जब इस तरह के रेस्ट हाउस जो है देश भर में आपके अंतर्गत पत्र सर्वत्र मिल जाएंगे। मैं यही से अपनी बात आप लोगों से रखना चाहूँगा कि कला में, बल्कि लिखने में देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए हमेशा कहता भी हूँ कि कलाएं जो है देखने का संस्कार हम लोगों को प्रदान करती है। और देखना वही नहीं होता है जो बिल्कुल सामने हम लोगों को दिखाई देता है। देखना इतना अनंत होता है कि हम वह चीज भी देख लेते हैं, वह कला की हमारी दृष्टि होती है जो आमतौर पर नंगी आंख देख नहीं सकते। राम जायसवाल जी जैसे कलाकार जो कलाविद हैं, हमने एक अंक निकाला था तो पूरी उनकी यात्रा जो है दंतकला अकादमी का मुझे सहयोग था कि मैंने संपादित किया था आकृति का। तो मैंने उनकी कला यात्रा पे मैंने उनसे कहा था कि आप अपनी कला यात्रा हमारे को दीजिए। वो आर्टिस्ट आप देखिए कि अपने समय से परे जाके जो महानगरों में जो एक नई संस्कृति की जो शुरू हो रही है, उस संस्कृति को देखता है और अपनी कलाकृति में उसको सिरजता है। तो मैं चूंकि आप सभी यूथ, इसलिए आप लोगों से भी आह्वान करता हूं कि ये जो दृष्टि है उस पर गंभीरता से हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। कलाएं हमेशा व्यक्ति को पुनर्नवा करती है, और जब मैं बात कर रहा हूं तो पुनर्नवा करती है उसका आशय समझिए। आप लोगों में से कईयों के मन में, क्योंकि आप कलाओं के अध्ययन से जुड़े हैं, तो मन में प्रश्न उठते होंगे कि हम भी इतने बेहतरीन चित्र बनाते हैं, लेकिन क्या करें, किस्मत थोड़ी गड़बड़ है, मार्केटिंग नहीं है हमारी, नहीं तो शायद हमारे भी हुसैन की जैसे चित्र बिकते हैं। होता है ना, कई बार आता है दिमाग में, आता नहीं आता आपको? बताइए, नहीं आता क्या? बहुत संवाद कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आता है?
लेकिन आप सोचिए, मैं कई बार सोचता हूँ उस बात को कि हुसैन ने जो बनाया वैसा ही आप बना रहे हैं। स्वामीनाथन ने जो चिड़िया बनाई है वो चिड़िया आप भी बना रहे हैं। रजा ने जिस तरह के पौराणिक आख्यान लेके बिंदु का जो सृजन किया है वैसा सृजन बहुत सी बार आप भी करते हैं। जिस तरह से शांति दवे लिपियों को बरतते थे अपने बड़े कैनवस पे, शांति दवे जो है उस तरह की कई बार लिपियां आप भी बरतते हैं। और जिस तरह से मंजीत बाबा की जो गायें जो होती है उस तरह की गायें आप भी बनाते हैं। लेकिन फिर भी मंजीत बाबा नहीं होते हम, एम.एफ. हुसैन नहीं होते हम लोग, रजा नहीं होते हम, जहांगीर सभावाला नहीं होते हैं हम, सतीश गुजराल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? मैं इसलिए ये बात आपसे साझा करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि कला जो दिखाई देती है उसमें समय की बहुत लंबी यात्रा समाहित होती है, बहुत सारे अनुभव उसमें संजोए हुए होते हैं कलाकार का। एक बड़ा खूबसूरत सा प्रसंग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पिकासो के पास एक मित्र आया, उनका उसने कहा कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। ये किंवदंती सी है, मतलब हो सकता है सही हो नहीं भी हो। तो पिकासो ने कहा कि ये लो एक साइन करके दिया, चित्र बना के इसको बेच दें। वो गया और उसने बाजार में जैसे देखा लोगों ने, जो अच्छे आर्ट गैलरीज वाले होते हैं तुरंत पहचान जाते हैं पिकासो का है या नहीं। और बोले कितने पैसे चाहिए? बोले 1 लाख लिए। वो आया आके कहा कि कमाल, आपने आधे घंटे में मतलब 15 मिनट में चित्र बनाया, मेरे को दिया 1 लाख रुपए मिल गए। मैं 20 दिन से कोई चित्र बना रहा हूँ, आपसे देखो कितना बेहतर बनाया है, लेकिन 1 लाख रुपये तुमसे देते नहीं, 1000 भी नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लगा था कि 15 मिनट मैंने बनाया है, लेकिन इसमें मेरी जीवन पूरा खप गया, तब कहीं जाके मेरा सिग्नेचर बना। आप सोचिए इस बात। राम कुमार को ले लीजिए, किसी भी कलाकार को लीजिए, पूरा जीवन खप जाता है ऑब्जर्वेशन में, पूरा जीवन खप जाता है अध्ययन में, किताबों के अध्ययन में, पूरा जीवन खप जाता है लोगों को पढ़ने में, और पूरा जीवन खप जाता है जीवनानुभूतियों के अन्वेषण में। जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं तो आप लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि चित्र बनाना कैनवस पे केवल वही महत्वपूर्ण नहीं है। हम चित्रों को सिरजने के साथ में कितना दूसरी कलाओं से सरोकार रखते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे कितनी एकमेकता हम लोगों की, संगीत की क्या हमारी अनुभूतियां हैं। आप सोचिए भी पंडित शिव कुमार शर्मा, आप लोगों को पता देहावसान हो गया उनका। मेरे सहयोग की बात है, मेरे बहुत संगीतकारों सबसे पंडित जसराज, शिव कुमार से सबसे बड़े अच्छे संबंध रहे। मैंने शिव कुमार शर्मा जी से एक बार पूछा था, तो संतूर बजाते हैं, उन्होंने कहा मैं कभी नहीं चाहता संतूर बजाना, मैं तो तबला बजाया करता था और बहुत खुश था तबला बजाने से, इतनी प्रसिद्धि भी मिलती थी। मुझे तो धकेल दिया गया संतूर बजाने। एक दिन पिताजी आए, पिताजी ने कहा कि ये लो एक बाजा, उसमें कपड़े में बंद था वो, इसको आपको। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, फिर जब बजाया तो और भी खराब लगा, क्योंकि उसमें इतनी सीमाएं थी, संतूर की होती है सीमाएं, 100 तंत्री बोलते हैं संतूर को, 100 तार होगा। लेकिन शास्त्रीय संगीत की रागें जब संतूर में निकलती है तो तार पर्याप्त नहीं है। तीनों सप्तक जो है, तार, बंद और ये जो सप्तक है, उन सप्तकों में आवाज उसमें कंपित ही नहीं होती। और पंडित शिव कुमार शर्मा ने कहा कि मैंने चुनौती के रूप में लिया, जब वो बजा तो मुझे लगा कि इतना मधुर संगीत इसका है, और उन्होंने पुनराविष्कार किया संतूर का। आप सोचिए, अपने हिसाब से तार संजोए उसके संतूर। और आप सभी जानते हैं कि कश्मीर की वादियों की आवाज हो या कुछ और चीजें जो हो, आपको शायद शास्त्रीय संगीत से समझ नहीं आए, लेकिन कभी सिलसिला फिल्म देखी होगी आप सब ने, उसमें जो संगीत है सिलसिला फिल्म में, वो शिव हरि का है। वो शिव हरि कौन है? शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया।
जब आप संगीत की दुनिया में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगेगी आपको। और चित्रकला के बारे में भी ऐसा ही है। हुसैन गजगामिनी को पसंद करते रहते हैं। कौन है गजगामिनी? पता आपको? नहीं। कभी उनको, हुसैन को माधुरी फिदा हुसैन कहा गया तो गजगामिनी बनाई थी उसे। लालटेन साइकिल पे लेके हुसैन जो है जाया करते थे बचपन में जो है, और उन स्मृतियों की फिल्में बनाई उन्होंने शुरुआत में। रजा सतपुड़ा के पहाड़ों पर बैठ जाया करते थे, पोर्ट्रेट बनाया करते थे। और रजा ने बहुत सारे जो है शुरुआत में प्राकृतिक लैंडस्केप बनाए उन्होंने रजा ने। वही रजा लैंडस्केप बनाते बनाते बिंदु पे आ जाते हैं और फिर बिंदु में समा जाते हैं रजा, और वो कहते हैं कि मुझे बिंदु में ब्रह्मांड दिखाई देता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर कलाकार, अगर उसके पास में जाएंगे हम लोग जो उस कलाकार के, तो आपको लगेगा कि बहुत साधना उसमें निहित रही है, और ऐसे ही उसका नाम नहीं हो गया ना। मैं कलाओं पे लिखता हूं, लेकिन अगर चित्रकला की सरोकार मेरे लिए तो शायद बहुत अधिक लोग मुझे जान नहीं पाएंगे। बहुत सारे मेरे मित्र कहते हैं आप तो संगीत पे भी लिख देते हो, नृत्य पे भी लिख देते हो, जबकि मैं चित्रकलाओं पे सबसे ज्यादा लिखा है। लेकिन जैसे जैसे चित्रकलाओं पे लिखता गया, मुझे दूसरी कलाओं से और ज्यादा रुचि बढ़ती चली गई। और ये रुचि बढ़ती इसलिए है कि जब हम किसी चीज को केवल करने के लिए नहीं करते, जब आप रमने लग जाते हैं किसी चीज, तो मैं बहुत ज्यादा उपदेश देने के लिए कहना चाहता हूं कि आप कलाओं में अगर बहुत अपना बड़ा सिग्नेचर बनाना चाहते हैं तो कलाओं में रमना प्रारंभ कर दीजिए, आनंद लेना शुरू कर दीजिए। मेरे बहुत से मित्र कहते हैं कि आपके यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं तो लगता है कि हम साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो साथ ऐसा सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। हो सकता है कई बार विनय जी की तरह से मित्र होते हैं जो मित्र को तारीफ ही करते हैं तो शायद तारीफ के लिए कहते होंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि शायद ये इस कारण से होता है कि मैं जब यात्रा कर रहा होता हूं तो उस यात्रा को जी रहा होता हूं। जब आप आनंद की अनुभूति करते हैं किसी चीज में, तो उस कला से आप दूसरे को भी आनंदानुभूति करा रहे होते हैं। और मुझे लगता है कला में ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चित्र आपने उकेरा है, चाहे एब्स्ट्रैक्ट आपने बनाया है या बिल्कुल यथार्थ कोई चित्र बनाया है, जब तक आपने उसको जिया नहीं, जब तक उसमें आपने आनंद की अनुभूति नहीं की है, तब तक आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि दूसरा भी उसको उससे आनंद प्राप्त करेगा। भजन सपोरी की भी डेथ हो गई। भजन सपोरी को कहते हैं संतूर का संत कहा करते थे। क्यों कहा करते थे? उनकी वेशभूषा देखिए आप। वो कहते हैं मैं कश्मीर की वेशभूषा पसंद करता हूं। जब आप किसी चीज से एक में हो जाते हैं, और चित्रकला के साथ तो आप देखिए जितने जय जरोटिया को देखिए, जय बहेली, जितने भी बड़े कलाकार, गुलाम रसूख को दे दीजिए, कहत कबीर एक श्रृंखला पूरी उन्होंने बनाई थी। लेकिन जितने भी बड़े कलाकार हुए आप देखिए, उन सब के सरोकार साहित्य, संस्कृति और दूसरी कलाओं से भी। मुझे कई बार बड़ी पीड़ा होती है, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि चित्र प्रदर्शनी हमारी होती है, हम कहते हैं कि आमंत्रित करते हैं, लोग आते नहीं, चित्रकार तो आ जाते हैं, बाकी के लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम भी नहीं जाते संगीत सुनने के लिए, क्योंकि हम भी नृत्य देखने के लिए नहीं जाते। हमने ये सोच लिया कि हम तो चित्रकला के लोग हैं। कला कोई एक हो ही नहीं सकती, कला हमेशा परस्पर घुली मिली होती है। जब मैं लिखता हूँ किसी चित्र के बारे में कि उनकी रेखाओं की गत्यात्मक अनुभूति से लगता है कि सांगीतिक आस्वाद कर रहा। हेबर की रेखाएं ले लीजिए आप लोग। मुझे इतने सारे कलाकारों के नाम क्यों याद आ रहे हैं? संगीत का नाम लेते हेबर क्यों याद आ रहा है? क्योंकि हेबर की रेखाएं संगीत की अनुभूति कराती है। हेबर ने अगर नृत्यांगना का केवल पैर चित्रित किया, देखिए पूरी नृत्यांगना चित्रित नहीं की, और पैर में घुंघरू बंधे आपको लग रहा है कि नृत्यांगना नृत्य कर रही है,
यानी उसका अंश में आपको पूरी एक नृत्य की अनुभूति निर्भर करा देती है। और वही कला सार्थक है जिसमें आपने संकेत दे दिए गए हो और उस संकेतों के सहारे दर्शक जो आपने विचार किया उसको पूरा प्राप्त कर लिया। वह कला सार्थक नहीं है जिसमें आपने सब कुछ करके दे दिया, भाई जो मैं कह रहा हूं ना उसी को वैसे ही रूप में समझा दे, कोई नहीं समझेगा। हम लोग क्यों कहते हैं कि यथार्थ कला ठीक नहीं हो सकती? इसलिए कहते हैं कि हमने स्पेस ही नहीं दिया देखने वाले। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ देती हूँ, यथार्थ कला भी बहुत बेहतरीन होती है, आकृति मूलक कला भी बहुत बेहतरीन होती है, बशर्ते कि उसमें कुछ थोपा नहीं गया, बशर्ते कि उसमें हमारे लिए आग्रह नहीं हो कि जो मैं कह रहा हूं वैसे ही बलभूत किया जाए। और ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप सोचिए भारतीय कला दृष्टि जो आप उस पर कभी विचार, हम लोगों के साथ एक बड़ी सीमा ये भी रही है, हम सभी चीजों को पश्चिम की आंख से देखना चाहते हैं कि अगर धनबाद क्यूबिज्म को नहीं पढ़ रहा है तो कला को कैसे समझे। माइकल एंजेलो के चित्र की बात नहीं करें तो फिर हम जो बना रहे उसकी बात कैसे करें। मुझे बहुत पीड़ा होती बात बता रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा आनंद कुमार स्वामी, सुना पवन? कितने लोगों ने सुना? ग्रेट। आप सोचिए आनंद कुमार स्वामी का हिंदुस्तान से कोई नाता नहीं, श्रीलंका के उनके फादर थे, मदर उनकी इटली की, और बोस्टन संग्रहालय में रहता हुए। लेकिन आनंद कुमार स्वामी जब डायरेक्टर होते हैं उत्खनन के श्रीलंका में, खुदाई करते हैं तो उनको बहुत सारे मूर्तियां मिलती है, भारतीय मूर्तियां, और वो चौंकते इस बात को लेके कि मूर्तियों के 4 हाथ कैसे है किसी मूर्ति के, किसी मूर्ति के हाथ में समुद्र में कैसे बड़ी है वो मूर्ति, लेटी हुई समुद्र में, और कोई शेष नाक्षत्र कैसे बना हुआ उस मूर्ति का, और उसमें शंख चक्र गदा कैसे उस मूर्ति के हाथ में जो, कोई मूर्ति ऐसी कैसी है जिसमें कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है, पूरा एक आवरण आग का बना हुआ है उसमें। उनको कौतुक होता है इस बात को, पता चलता है सारी हिंदुस्तान की मूर्तियां, और वो एक एक मूर्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके मर्म में जाते हैं कि अगर 4 हाथ है, देवी का रौद्र रूप दिखाया हुआ है मूर्ति में, तो इसके पीछे कथा क्या है। और जब उस कथा के मर्म में जाते हैं तो उनको लगता है कि सबसे बेहतरीन कला किसी स्थान की है तो भारतीय कला है। लेकिन पश्चिम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारतीय कला बेस्ट है। विलियम आर्चर एक क्रिटिक हुए थे, पाश्चात्य क्रिटिक, वो विलियम आर्चर ने कहा कि भारतीय लोग तो बिल्कुल मूढ़ लोग हैं, वो उनको कलाओं की बिल्कुल समझ नहीं है, बिल्कुल अंधविश्वासी है, केवल ईश्वर की उपासना करते हैं और ईश्वर के कभी 4 हाथ बना देते हैं, कभी उसमें शंख पकड़ा देते हैं, कभी उसका नृत्य का स्वरूप कर देते हैं, क्योंकि निपट मूर्ख है, ये तो आस्था से जुड़े हुए अंधी आस्था है। सोचिए आपकी पूरा विश्व इसी बात को स्वीकार कर रहा होता भारतीय कला के बारे में, और आनंद कुमार स्वामी तक इस रूढ़ धारणा को तोड़ते हैं, और वो चाहते हैं कि भारतीय कला जो इतनी अंतः ज्ञान से लबरेज, उस कला के बारे में विश्व को पता चले, लेकिन कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। और तब वो कहते हैं, ये नहीं कहते कि मैं कला के बारे में बता रहे हैं, वो कहते हैं बस मैं एक म्यूजियम के रूप में दिखाना चाहता हूँ कुछ कलाकृतियां आप लोगों को, और कलाकृतियां दिखाने के साथ साथ उसकी व्याख्या करते हो। और वो कहते हैं भारतीय कला का मूल यह है कि वहां जो दिख रहा है वही परम सत्य नहीं है, इस दिखने के अंदर बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे मिथक, बहुत सारी आस्थाएं और बहुत सारी अंतः चेतना जुड़ी हुई है। और कला तभी पूर्ण होती है जब आप जो दिख रहा है वही नहीं, दिखने के बाद में बहुत सारा आपके मन में घटने लग जाता है। इसीलिए आप सोचिए कि राजपूत पेंटिंग के 2 वॉल्यूम आनंद कुमार स्वामी ने लिखा। अगर आनंद कुमार स्वामी नहीं होते तो शायद हम राजपूत पेंटिंग को भी मुगल कला ही कह रहे होते। ये भेद किसी ने समाप्त किया मुगल कला का और राजपूत पेंटिंग का, आनंद कुमार स्वामी ने किया। 2 वॉल्यूम उन्होंने निकाले।
बल्कि बहुत सारी चीजें आनंद कुमार थे। बोस्टन के वो अधीक्षक बन गए थे, बाद में वो काशी आए थे। वो चाहते थे, उन्होंने बहुत सारा कलेक्शन किया था भारतीय कलाकृतियों का। वो चाहते थे कि भारत में मैं किसी को दे दूं अगर सहेज ले तो। किसी ने उस समय ध्यान नहीं दिया उस पर, और अंततः वो सारा कलेक्शन बोस्टन से निकाल लेते। लेकिन मित्रों, मैं बात आपसे क्यों कर रहा हूं? मैं बात इसलिए कह रहा हूं आपसे, हमारी जो भारतीय कला दृष्टि इतनी रिच है, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी समृद्ध और संपन्न है, जिसपे बाहर के लोगों ने काम किया है, लेकिन हम उस पर आंख नहीं डालना चाहते। वो आकृति मूलक है कला, लेकिन उस आकृति मूलक का बहुत गहरा अर्थ है। आप सोचिए, हम महर्षि अरविंद का नाम कितने लोगों ने सुना होगा? सुना, एक दो ही मिलते हैं, बाकी नहीं जानते। महर्षि अरविंद को सब योगी के रूप में जानते हैं। योग का बहुत बड़ा उन्होंने वो किया है। क्रांतिकारी भी रहे वो स्वतंत्र आंदोलन के वाले थे। लेकिन यू विल वंडर, महर्षि अरविंद ने, विलियम आर्चर ने जो अनर्गल बकवास की थी भारतीय कलाओं के बारे में, उसके जवाब में पूरी एक किताब लिखी, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। और वो जो किताब लिखी उसमें उन्होंने स्थापित किया, ये जो पश्चिम के लोग कह रहे हैं ना कि भारतीय कला गड़बड़ है, वो कुछ भी नहीं है। भारतीय कला इतनी महान है कि बुद्ध की मूर्तियां बनी भारत में, और विश्व भर में बुद्ध, वही करुणा के जो अवतार बुद्ध है, वो करुणा की जो बुद्ध की मूर्ति है, वो पूरा विश्व उसको मानता है। क्योंकि महर्षि अरविंद कहते हैं कि वो जो करुणा बुद्ध की दिखाई देती है मूर्ति में, वो करुणा उनकी खुद की नहीं है। पूरा विश्व जो पीड़ित है, पूरा विश्व जो दुखी है बहुत सारी चीजों से, उस सारी करुणा को उन्होंने समाहित कर लिया अपने अंदर। और इसलिए वो बिल्कुल मूंदे हुए जो नेत्र हैं बुद्ध के जो है, वो आज भी हम लोगों को इतने प्रिय लगते हैं। हम एक बार देखते हैं उस मूर्ति को और फिर से मन में आते हैं एक बार और देखना चाहिए, कुछ और चीज हो गई। ये भारतीय कलाकृतियों की विशेषता है कि आकृति मूलक कला भी अगर है तो आप एक बार नहीं, बार बार उसको देखना चाहते हैं, और देखने के बाद में बहुत सारी चीजें आपके मन में आती रहती है। मैं भी कला जो प्रदर्शन लगी, आप लोगों के चित्र देख रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। विनय त्रिवेदी के चित्र होता है, मैंने कहा विनय त्रिवेदी के चित्र, ये आश्चर्य कैसे हुआ? जो विनय त्रिवेदी हमेशा गणेश को बनाते रहे हैं, गणेश के अलावा जैसे कुछ ऐसी आकृतियां उन्होंने बनाई जिसमें बिल्कुल आदमियों के जो चित्र बनाए उन्होंने, अलग तरह के चित्र बने थे, और वो विनय बिल्कुल अलग रूप से आज चित्र बनाया हुआ। ये मुहावरा आप बदलेंगे तो आपकी पहचान बनेगी। राम देशवाल आज के संदर्भ में जो होटल बन रहे हैं, उनका संदर्भ अपने चित्र में दे रहे हैं। इसका मतलब समय से कटे हुए नहीं, समय से जुड़े हुए हैं। और समय संदर्भों को जो कलाकार अपने साथ लेके चलता है, उसकी शाश्वत पहचान है। तो मैं आप सबसे यह भी आग्रह करता हूं, हम जो भी बनाए, जो कुछ सिरजे, उसमें हमारे अतीत के साथ आधुनिक समय संदर्भ भी जुड़े होने चाहिए। और वो जुड़ेंगे कैसे? केवल ऐसा ही नहीं कि हमने देखा ऐसा मैंने बना दिया, आप बता रहे ना हमने बना दिया, वो वैसे नहीं दिखेगा। अगर आपने प्रयास करके कुछ बना दिया, उसका कोई महत्व नहीं है। आपको अनायास घटित हो रहा आपके चित्र में, और अनायास का घटित होता है जब आपकी कला में अनुभूतियों का अन्वेषण होता है, जब आपकी अनुभूतियां उस पर रूपायित होती है, जब आपकी अनुभूतियां स्पंदित होती है, जहां आपकी अनुभूतियां रंगों से झिलमिलाती है किसी कलाकृति में। और जरूरी नहीं है कि आप कलाकृति कैनवस पे ही बनाए, इंस्टॉलेशन भी हो सकता है, इंस्टॉलेशन से आगे ऑडियो वीडियो आर्ट भी हो सकता है। लेकिन ये ऑडियो वीडियो आर्ट भी केवल करने के लिए हमने करते हैं, पश्चिम इस तरह से होता, हम भी वैसा कर दें, कोई उसको नहीं पूछेगा। अतुल डोडिया ने शुरुआत में फोटोग्राफ का सहारा लेके बहुत सारे चित्र बनाए थे, और बहुत प्रसिद्ध हुए थे उससे, क्योंकि उन्होंने उस समय वो काम किया जो आज हो रहा है बहुत सारे लोग। हिम्मत साहब बर्न पेपर कोलाज बनाए थे, हिम्मत साहब ने पेपर को जला के कलाकृतियां बनाई, और एक उनका इंस्टॉलेशन बहुत खूबसूरत था। मेरा सबसे पहले हिम्मत साहब से रूबरू कैसे हुआ, मैं साहित्य अकादमी की मैगजीन पढ़ता हूँ, समकालीन भारतीय साहित्य,
और मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि एक बार समकालीन भारतीय साहित्य के एक अंक पे एक राजस्थान के किसी गांव टाइप का चित्र, उसमें बहुत सारी लकड़ियां और इकट्ठी की, इस तरह का चित्र था। मैं कई दिन तक देखता रहा चित्र में, अद्भुत चित्र है। पता चला हिम्मत शाह का चित्र। आपने तो खैर हिम्मत शाह से मेरे बड़े अच्छे संबंध है, मैंने उनसे 1 साल तक लगातार संवाद किया उनसे। तो पता चला कि उमेश तो राजस्थान एक श्रृंखला बनाई थी उन्होंने, और उसमें उन्होंने राजस्थान के जनजीवन को निकट से देखा, और देखने के बाद में बहुत सारे इंस्टॉलेशन, बहुत सारा मूर्ति शिल्प और बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट उन्होंने सीखा था। एक कलाकार जो शिल्पी है, मूर्तियां बनाता है, लेकिन वो कैनवस पे भी बना रहा है एब्स्ट्रैक्ट, वो यथार्थ भी बना रहा है, और वो इंस्टॉलेशन का आर्ट भी कर रहा है। आज से 25 साल पहले इब्राहिम अलका जी ने पूरी सीरीज खरीद ली थी। तो ये सब चीजें कैसे घटित होती है? इसलिए होती है कि कोई आर्टिस्ट जो है अपने आप को बंधन में नहीं डालता कि मैं तो मूर्ति शिल्पी हूं तो केवल मूर्ति शिल्पी बनाऊं। आप अपने अनुभूतियों को पंख लगने दें। मन में आया कि ये कलाकृति में उकेर रहा हूं, कितना अच्छा होता कि इसका तो मैं कोई इस तरह से कर देता रूपक की वो इंस्टॉलेशन बन जाए, तो बना दीजिए। अनायास कुछ घटित हुआ है तो बहुत बेहतरीन बनेगा। लक्ष्यपाल जी के चित्र देखते हैं तो राजस्थान के गांव याद आ जाते हैं, गांव की औरतें याद आ जाती है। अब मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह देता हूँ। अब इन्होंने कुछ चित्र बने जिसमें बिल्कुल यूं ऊपर उठा हुआ उनका जो है ना, वो स्तन दिखाई दे रहे हैं वहां, देखा है ना आप लोगों ने? वो एस्थेटिक है, आप सोचिए उसमें क्या है उसमें। इसलिए कहते हैं कलाओं में कोई अश्लीलता की तलाश करता है तो बौद्धिक दरिद्र। अगर आपने जानबूझ के अश्लीलता डाली है तो अश्लीलता है, लेकिन सहज रूप में कोई चीज आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने वो चित्र इस रूप में बनाया कि उन्होंने वो परिवेश देखा है। और गांव में आप जाइए, कभी काम करते हैं तो स्त्री नहीं देखती, वो इतना ज्यादा काम करती है, इस रूप में काम करती है कि वैसे ही चित्र आपको दिखाई देंगे वहां। गोंड आदिवासी जो है मध्य प्रदेश में जो है, और उससे भी आगे एक और सुदूर के स्वामीनाथन को बड़ा जबरदस्त आश्चर्य हुआ, एक बार बड़ा जबरदस्त प्रसंग हुआ। स्वामीनाथन ने एक चित्र देखा एक सुदूर आदिवासी क्षेत्र का, क्योंकि स्वामीनाथन ने बहुत काम किया था भारत भवन में। जब ये भारत भवन की स्थापना हुई थी तो उन्होंने बहुत आदिवासी कलाकारों को एकत्र किया। एक चित्र उन्होंने देखा जिसमें लिपियां लिखी हुई थी, जो लोग अक्षर ज्ञान से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे, उनके द्वारा शब्द लिखे हुए थे कैनवस पर। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या बात होगी, ये कलाकार इट्स इम्पॉसिबल, इन्होंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। तो खोज की गई तो पता चला बड़ा जबरदस्त अनुभव रहा। वो उस गांव में गए जहां के कलाकारों ने चित्र बनाए। पता है चला कि वो गांव के लोग दूर दूर तक अक्षर ज्ञान से, बल्कि सभ्य समाज से भी जुड़े हुए नहीं थे वो आदिवासी क्षेत्र। लेकिन उस आदिवासी क्षेत्र में वो आदिवासी लोग देखते थे कि जब कोई राशन देने के लिए उनको आता है, कोई बड़ा अधिकारी वहां पर आता है, तो वो उनको देखते कुछ लिखता है कागज पे, और वो देखते कागज पे लिखते ही तुरंत उनका काम हो जाता है। तो कहते हैं जादू है इसमें, इसका मतलब अक्षर जो है ना जादू वाला अक्षर। इस तरह से कोई लिखता है, हमारा तो तुरंत हमारे को राशन मिल गया, तुरंत हमारे साथ ये पानी का काम हो गया, तुरंत हमारे साथ ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब डेफिनेटली इसके पास कोई चमत्कार है इस अक्षरों में। उन्होंने उस चमत्कार को अंगीकार कर लिया अपने कलाकृतियों में, और अनायास वो शब्द लिखे गए उन कलाकारों ने जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि आर्ट में भी इस तरह के अनपढ़ व्यक्ति वैसे चित्र बना सकते। ये कला की ताकत है मित्रों। तो इस बार इसलिए मैं ये बात और कह रहा हूं आपसे, कई बार हम लोगों को जो चमत्कार लगता है, मुझे तो चमत्कार नहीं होता है, तो वह चीज होती है जिससे हम महरूम होते हैं। वह चीज होती है जो आपको अचानक ऐसा लगा कि मैं ये ज्ञान जानता हूं, कोई जानता ही। मैंने इतनी यात्राएं की, तो मैं यात्राओं में जब जाता हूं मुझे लगता है कि जितनी यात्राएं करता हूं और जितना अधिक पढ़ता हूं चीजों को, मुझे लगता है मेरे बौनेपन को देखने की मुझे आंख मिलती जा रही है। आप सोचिए मैं बात जो कर रहा हूं आपसे, जितना अधिक पढ़ता हूं, जितनी यात्राएं करता हूं, मुझे लगता है कि मुझे मेरे बौनेपन को देखने की आंख भी मिल गई है। क्योंकि हम जितना जानते हैं वो बहुत कम है, और जितना नहीं जानते वो पूरा संसार है।
अगर कला में इस बात को हमने फील कर लिया और निरंतर अन्वेषण के प्रति उत्सुक रहे कि हमारी कला में नया कुछ आए, नई कुछ अनुभूतियां स्पंदित हो, तो निश्चित रूप से आपकी कला हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और उसके बाद आपका सिग्नेचर बनेगा बहुत बड़ा, उससे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अभी भी गायतोंडे के चित्र हम लोग देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चित्र, तो मन करता है उस कैनवस के मौन को सुने और सुनते ही रहे, तो मन को उस मौन को बुने भी। ये बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता रहा। मैं बॉम्बे गया, गायतोंडे के भी 2-3 साल पहले एग्जीबिशन लगी हुई थी, मुझे कुछ और काम थे, लेकिन मैंने कहा मैं एग्जीबिशन देखने के लिए जाऊंगा। और मित्रों, सुबह मैं वहां जहांगीर आर्ट गैलरी के पास में ही हुआ है, सुबह देखने गया, शाम तक मैं देखता रहा। आप व्यक्ति कह सकता क्या है इस कैनवस में, लेकिन वो जो मौन को मुखरित किया है गायतोंडे ने अपने चित्रों में, वो केवल रंग के पोत नहीं है, वहां जीवन की बहुत सारी अनुभूतियां उसमें समाहित है, जिसको रंगों के जरिए उन्होंने उद्घाटित किया है। और मित्रों, कलाएं यही करती है, जो माध्यम है रंग, कैनवस, संगीत में आपके जो वाद्य यंत्र है, उन सब के जरिए कलाएं जो है रूप ग्रहण करती है, रूपायित होती है। और जितने अच्छे रूप कलाओं में बनते जाएंगे, उतने ही आप प्रसिद्धि के शिखर पर चलते चले जाएंगे। मैं अगर बातचीत करता रहूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं रुक पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने संदर्भ है, इतने कलाकार। सिर्फ हुसैन से मेरी मुलाकात जब हुई थी मुंबई में मैं था, और मैं जब जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ था, तो आप सोचिए, हुसैन की बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, बड़े कलाकारों के बारे में इस तरह